संतराम नागर की 22 वर्षीय बेटी प्रीति नागर अचानक एक दिन घर के बाहर से लापता हो गई। हुआ यह था कि वह शाम के समय चारपाई उठाने आई थी। उस वक्त इलाके में अंधेरा था और बिजली भी नहीं थी। जब काफी देर तक प्रीति घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। संतराम ने अपनी बेटी के गायब होने से जुड़ी सारी बातें विस्तार से बताईं। पुलिस ने आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने तमाम पूछताछ और जांच पड़ताल की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। कई कोशिशों के बावजूद भी प्रीति का कोई पता नहीं चल पाया और इसी तरह समय बीतता रहा। लेकिन तभी अचानक 2 महीने बाद 9 अगस्त 2014 को संतराम के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया और कहा कि वह तिरुपति बालाजी से बात कर रहा है। उसने बताया कि प्रीति गलत लोगों के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन अब किसी तरह वहां से बचकर निकल आई है और फिलहाल उसके पास सुरक्षित है। उसने संतराम से कहा कि वे तिरुपति बालाजी पहुंचे, जहां वह उनसे मिलेगा और उनकी बेटी को लौटा देगा। संतराम ने कई बार उससे नाम और पता पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद संतराम तुरंत कासना थाने पहुंचे और इस फोन कॉल की जानकारी पुलिस को दी। अब पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उस फोन नंबर की जानकारी निकाली, जिससे पता चला कि कॉल बेंगलुरु के एक पीसीओ से की गई थी। थाना प्रभारी और एसएसपी को इस घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद 13 अगस्त 2014 को एक टीम को बेंगलुरु भेजा गया। संतराम भी अपने साले के साथ वहां पहुंच गए ताकि पुलिस की मदद कर सकें। बेंगलुरु पहुंचते ही पुलिस टीम सबसे पहले उस पीसीओ पर गई जहां से कॉल किया गया था। जब वहां के मालिक से फोन करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी गई तो कोई ठोस सूचना नहीं मिल पाई। उसी दिन संयोग से संतराम के मोबाइल पर एक लोकल नंबर से फिर कॉल आई। इस बार भी वही व्यक्ति फोन पर था जिसने पहले कॉल की थी, लेकिन इस बार वह बहुत गुस्से में था। उसने पुलिस को साथ लाने के लिए कड़ी फटकार लगाई। संतराम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन वह इतना नाराज था कि प्रीति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर तुरंत फोन काट दिया। घबराकर संतराम ने उसी नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक फोन बंद हो चुका था। जांच टीम को तुरंत समझ में आ गया कि फोन करने वाला उन पर नजर रख रहा है। उन्होंने उस नंबर की जानकारी नोएडा स्थित साइबर टीम को भेजी। जांच में पता चला कि यह नंबर भी बेंगलुरु के एक पीसीओ का ही था। इससे साफ हो गया कि फोन करने वाला बेंगलुरु में ही मौजूद था और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए अलग-अलग पीसीओ से कॉल कर रहा था। इसके बाद पुलिस टीम ने उस पीसीओ का पता नोट किया और वहां जाकर मालिक से पूछताछ की। जब फोन करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी गई तो मालिक ने कहा कि उसके यहां बहुत सारे लोग फोन करने आते हैं और उन सभी की जानकारी रखना संभव नहीं है। कोई ठोस सुराग न मिलने के कारण संतराम अपने साले के साथ कुछ दिन बाद बेंगलुरु से नोएडा लौट आए। अब तक जांच के सभी रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश पर टीम बेंगलुरु में ही रुकी रही और अपनी जांच जारी रखी। नोएडा लौटने के बाद 15 अगस्त को संतराम के मोबाइल पर फिर से उसी अनजान व्यक्ति का फोन आया। इस बार उसने कहा कि प्रीति के बार बार गिड़गिड़ाने की वजह से वह उसे छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी। उसने संतराम से कहा कि वह अकेले आए और अगली सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर खड़े रहें। आवाज से साफ लग रहा था कि वह अपनी बात को लेकर पूरी तरह गंभीर है, लेकिन उसने अपनी पहचान एक बार फिर छिपाए रखी। बिना देर किए संतराम ने तुरंत तिरुपति बालाजी जाने के लिए फ्लाइट पकड़ ली। रास्ते में उन्होंने पुलिस को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। 16 अगस्त की सुबह मंदिर के बाहर उस अनजान व्यक्ति के आने का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन इस बार भी फोन करने वाले ने धोखा दे दिया। वे लोग पूरे दिन वहीं खड़े रहे, लेकिन ना तो वह व्यक्ति आया और ना ही उसने कोई कॉल की। हालांकि इस बार पुलिस टीम ने पूरी सतर्कता बरती थी। अधिकारी खुद को संतराम से दूर रखे हुए थे ताकि अगर फोन करने वाला आसपास हो तो उसे पुलिस की मौजूदगी का अंदाजा ना हो। लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। जब देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला
तो निराश होकर संतराम वापस नोएडा लौट आए। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद कोई बेवजह परेशान कर रहा है, लेकिन जांच टीम ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वे लगातार प्रीति की तस्वीर के आधार पर अलग अलग थानों में जाकर उसकी तलाश करते रहे। अब हुआ यह कि 22 अगस्त 2014 को संतराम ने अचानक पुलिस को फोन किया। इस बार उनके स्वर में घबराहट थी। उन्होंने बताया कि उन्हें फिर से उसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था, लेकिन इस बार वह बेहद गुस्से में था। फोन करने वाले ने सीधी धमकी दी कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गईं तो प्रीति की जान ले लेगा। इतना ही नहीं, इस बार उसने एक नया मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था। अब बिना समय गंवाए पुलिस ने संतराम से वह नंबर मांगा और उसे साइबर टीम को भेजा। जल्द ही जानकारी सामने आई कि यह नंबर भी बेंगलुरु के एक पीसीओ का ही था। टीम ने तुरंत उस पीसीओ के मालिक से बात की, लेकिन फोन करने वाले के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि इस बार एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग गया। दरअसल पुलिस की नजर पीसीओ के सामने स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी, जहां बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। यह देखकर उम्मीद जगी। पुलिस ने पीसीओ संचालक के साथ जाकर ज्वेलरी शॉप के मालिक से अनुरोध किया कि वे फुटेज देखने की अनुमति दें, और मालिक ने पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें एक व्यक्ति साफ नजर आ रहा था। पीसीओ संचालक ने उसे पहचानते हुए बताया कि वह गंजा था, सफेद पैंट, काली जैकेट और काले जूते पहने हुए था। वह पीसीओ पर आया, कॉल किया और फिर चला गया। कैमरे में उसका चेहरा साफ कैद हो चुका था। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने उसकी पोशाक देखकर बताया कि ऐसा ही ड्रेस कोलार स्थित उनकी दूसरी शाखा के एक उत्तर भारतीय कर्मचारी ने पहना था। मैनेजर ने तुरंत पिछले 3 महीनों में भर्ती हुए 3 कर्मचारियों की तस्वीरें और बायोडाटा उपलब्ध करवा दिए। यह जानकारी बेहद अहम साबित हुई और जांच को एक नई दिशा मिली। तीनों बायोडाटा को ध्यान से देखने के बाद पुलिस की नजर एक व्यक्ति पर टिक गई। वह जाना पहचाना लगा। बायोडाटा में उसका नाम नितिन लिखा था, लेकिन असल में वह चंद्रमोहन था, क्योंकि टीम के अधिकारी उसे पहले से जानते थे, क्योंकि वह नोएडा का एक आरटीआई एक्टिविस्ट था और कई बार मुलाकात हो चुकी थी। लेकिन यह समझना मुश्किल था कि वह बेंगलुरु में क्या कर रहा था और उसने अपना नाम बदलकर नितिन क्यों रखा था। इसलिए जांच टीम ने उसके बायोडाटा में लगी तस्वीर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी और पूरी स्थिति से अवगत कराया। कुछ ही देर में जो जानकारी सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। पता चला कि नितिन नाम का शख्स दरअसल चंद्रमोहन ही था और उसी के मर्डर केस की जांच चल रही थी। इसीलिए बिना देर किए उसे पकड़ने के आदेश दिए गए। अब पूरे मामले की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी थी। प्लान के तहत फैक्ट्री के एचआर मैनेजर से संपर्क किया गया और नितिन को बाहर बुलाने को कहा गया। पुलिस को सादे लिबास में देखकर वह घबरा गया। क्योंकि वह पहले से पहचानता था, इसीलिए उसकी बेचैनी और बढ़ गई। हालांकि पूछताछ के दौरान जाहिर नहीं होने दिया गया कि उसकी फर्जी मौत का सच सामने आ चुका है। सबसे पहले प्रीति के बारे में सवाल किए गए। सहज दिखने की कोशिश करते हुए उसने बताया कि उसने प्रीति से शादी कर ली है और वह अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है। इसके बाद वह जांच टीम को काउंटी कट्टा इलाके में अपने किराए के घर पर ले गया, जहां प्रीति मौजूद थी। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा गया, प्रीति को तुरंत पहचान लिया गया, क्योंकि नोएडा से इतनी दूर तक आने का मकसद ही उसकी तलाश थी। 27 अगस्त 2014 को स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों को हिरासत में ले लिया गया। अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड ली गई और फिर उन्हें ग्रेटर नोएडा के कासना थाने लाया गया। पुलिस वाले जिस मकसद से बेंगलुरु आए थे वह पूरा हो चुका था। प्रीति अब पुलिस की हिरासत में थी। इसके बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान अलग अलग पूछताछ की गई, जिससे न केवल उनकी प्रेम कहानी सामने आई, बल्कि चंद्रमोहन द्वारा रची गई गहरी साजिश का भी खुलासा हो गया। दरअसल चंद्रमोहन एक आरटीआई कार्यकर्ता था और ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 इलाके में आई ब्लॉक के मकान नंबर 421 में रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे, 12 साल का बेटा और 7 साल की बेटी। 17 मई 2014 को उसकी पत्नी कासना थाने पहुंची और एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई। इसमें बताया गया कि उसका पति 30 अप्रैल 2014 से लापता था
और 2 मई को उसकी जली हुई लाश उसकी ही कार में मिली। उनका मानना था कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या थी। शिकायत के अनुसार उसी क्षेत्र के कुछ लोगों ने गांव के मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। चंद्रमोहन इस मामले की पैरवी कर रहा था, जिससे वे लोग नाराज थे। उसे पहले से अपनी जान का खतरा था और उसने इस बारे में पहले ही पुलिस को सूचित भी किया था। 30 अप्रैल को उसने थाने में शिकायत दी थी कि 28 अप्रैल को जब वह ड्यूटी पर जा रहा था, तब परी चौक के पास कुछ लोगों ने उसे रोककर जान से मारने की धमकी दी। उसकी पत्नी का आरोप था कि इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और कार समेत जला दिया, ताकि यह दुर्घटना लगे। इस शिकायत के आधार पर कास्टना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। जब नामजद आरोपियों से पूछताछ करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि वे सभी फरार हो चुके हैं। 1 मई 2014 की रात करीब 12 बजे ग्रेटर नोएडा के एंसल प्लाजा के पास होंडा कंपनी के सामने जेपी ग्रीन के नजदीक एक जली हुई कार मिली। ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति बैठा था जो बुरी तरह जल चुका था और उसकी लाश कोयले की तरह काली हो गई थी। जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में लगा कि यह एक हादसा हो सकता है जिसमें गैस रिसाव के कारण कार में आग लगी होगी। संभवतः कार चला रहे व्यक्ति को इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल सके और सीट पर ही जलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर सुरक्षित थे। अगले दिन आरटीओ से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि यह कार चंद्रमोहन के नाम पर पंजीकृत थी। पुलिस तुरंत उस पते पर पहुंची जो कार के रजिस्ट्रेशन में दर्ज था। वहां जाकर पता चला कि वह घर चंद्रमोहन का ही था, लेकिन वह खुद वहां नहीं मिला। घर पर उसकी पत्नी मौजूद थी। पुलिस ने सविता को बुलाकर कार में मिली लाश की पहचान करने के लिए कहा। उसने लाश और कार दोनों को पहचान लिया और पुष्टि की कि वह उसके पति चंद्रमोहन की ही थी। चंद्रमोहन के अन्य परिजनों ने भी 2 मई को लाश की शिनाख्त कर दी। शुरुआत में यह मामला महज एक दुर्घटना माना गया जिसमें आग लगने से मौत हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद सविता ने इसे हत्या बताते हुए 5 लोगों पर संदेह जताया और उनके खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हुए। हालांकि वे सभी पहले ही फरार हो चुके थे। चंद्रमोहन होंडा 2 व्हीलर कंपनी में मैकेनिक के रूप में काम करता था। इसके साथ ही उसे सामाजिक कार्यों और राजनीति में भी गहरी रुचि थी। वह एक सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता था और आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। जीवन पहले काफी सुखद था। 15 साल पहले उसने सविता से प्रेम विवाह किया था, जिससे 2 बच्चे भी थे। आर्थिक रूप से भी वह ठीक ठाक था और निजी उपयोग के लिए एक कार भी खरीद चुका था। लेकिन उसका यह खुशहाल जीवन तब बदलने लगा जब उसकी मुलाकात प्रीति से हुई। वह उनकी पड़ोसी थी और अक्सर सविता से मिलने उनके घर आती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इसी दौरान चंद्रमोहन की नजरें प्रीति से टकराने लगीं और वह उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उम्र में काफी बड़ा होने और शादीशुदा होने के बावजूद उसका झुकाव बढ़ता गया। दूसरी ओर 22 साल की प्रीति भी उसे चाहने लगी और उसे अपना बनाने का सपना देखने लगी। शुरुआती बातचीत सिर्फ नजरों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों फोन पर और आमने सामने भी बातें करने लगे। जब चंद्रमोहन ने अपने दिल की बात कहकर प्रेम प्रस्ताव दिया, तो प्रीति ने कुछ शर्तों के साथ इसे स्वीकार कर लिया। उसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि उसे केवल मनोरंजन का साधन न समझा जाए, बल्कि उससे शादी कर पूरी जिंदगी साथ बिताई जाए। चंद्रमोहन ने यह शर्त मान ली, क्योंकि वह भी अपनी पत्नी से ऊब चुका था। जब उसने विवाह किया था, तब सविता बेहद सुंदर थी, लेकिन समय के साथ उसका आकर्षण कम होने लगा। घर और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उसने खुद को सजने संवरने से दूर कर लिया था, जिससे चंद्रमोहन को अब वह उबाऊ लगने लगी थी। कुछ महीनों बाद प्रीति ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन चंद्रमोहन अच्छी तरह जानता था कि पहले से शादीशुदा होने के कारण वह दूसरा विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि यह कानूनन अपराध था। दूसरी ओर वह सविता को तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके परिवार का समाज में अच्छा खासा दबदबा था। अगर वह तलाक की बात करता तो परिवार वाले उसे मुश्किल में डाल सकते थे। वह उलझन में था
और समझ नहीं पा रहा था कि सविता से पीछा कैसे छुड़ाए। एक तरफ कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो दूसरी ओर प्रीति लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी। जब ज्यादा देर होने लगी तो उसने धमकी देना शुरू कर दिया। उसने साफ कहा कि अगर जल्द शादी नहीं हुई तो वह उसे जेल भिजवा देगी और सविता को उनके रिश्ते के बारे में बता देगी। धमकियों से घबराकर उसने चुपचाप शादी करने का फैसला किया। एक दिन वह प्रीति को दादरी के आर्य समाज मंदिर ले गया और गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया। शादी के बाद प्रीति बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब वह उसे अपने घर ले जाएगा। दूसरी ओर चंद्रमोहन को भी थोड़ी राहत महसूस हुई कि उसने कुछ समय के लिए अपनी समस्या टाल दी है। हालांकि शादी के बावजूद दोनों अलग अलग ही रहे। प्रीति ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और उसने भी सविता से कुछ नहीं कहा। कुछ हफ्ते बीत गए लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तब प्रीति ने फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द सविता को घर से बाहर किया जाए और उसे घर लाया जाए। अब वह बुरी तरह फंस चुका था। न तो सविता को छोड़ सकता था और न ही प्रीति के बिना रह सकता था। प्रीति भी अब अपने घर में नहीं रहना चाहती थी। जब उसने और ज्यादा दबाव बनाया तो चंद्रमोहन ने एक खतरनाक योजना बनाई। इसे अकेले अंजाम देना उसके लिए मुश्किल था, इसीलिए उसने अपने साले को पैसों का लालच देकर इसमें शामिल कर लिया। एक दिन उसने देखा कि अंसल प्लाजा के पास एक भिखारी घूम रहा था जिसकी कद काठी उससे काफी मिलती जुलती थी। यह देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह उस भिखारी को मारकर खुद को मृत साबित कर दे तो परिवार और पुलिस उसे मरा हुआ मान लेंगे और उसकी तलाश नहीं करेंगे। इसके बाद वह प्रीति के साथ कहीं दूर जाकर आराम से जिंदगी बिता सकता है। उसकी योजना थी कि अगर वह सबकी नजरों से दूर हो जाएगा तो परिवार और पुलिस यही मान लेंगे कि वह मर चुका है। ऐसा होने पर कोई भी उसकी तलाश नहीं करेगा और वह प्रीति के साथ नया जीवन शुरू कर सकेगा। प्रीति ने भी इस योजना को मान लिया। दोनों ने विचार विमर्श कर 30 अप्रैल 2014 को अपनी योजना को अंतिम रूप दिया और तय किया कि इसे अगले ही दिन यानी 1 मई की रात अंजाम दिया जाएगा। योजना को पूरी तरह सफल बनाने के लिए चंद्रमोहन ने तुगलपुर स्थित एक पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल खरीदा और उसे कार में रख लिया। 1 मई की रात करीब 11 बजे विदेश शर्मा अंसल प्लाजा के आसपास से एक भिखारी को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर लाया। चंद्रमोहन पहले से ही अपनी कार में बैठा इंतजार कर रहा था। जब विदेश वहां पहुंचा तो चंद्रमोहन ने एक सुनसान जगह पर कार रोक दी। उन्होंने उस भिखारी को कार की पिछली सीट पर बैठाया और फिर बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रमोहन ने अपने कपड़े उतारकर मृत भिखारी को पहनाए। उसने अपना मोबाइल फोन और पर्स भी भिखारी की जेब में डाल दिया ताकि जब शव की पहचान की जाए तो लोग उसे चंद्रमोहन समझें। पहले से ही एक जोड़ी कपड़े कार में रखे थे जो उसने तुरंत पहन लिए। फिर दोनों ने मिलकर शव को उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। इसके बाद कार को चलाकर एंसल प्लाजा के पास होंडा कंपनी के सामने वाली सड़क पर ले जाया गया। वहां शव को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट से कस दिया गया ताकि वह कार से बाहर न निकल सके। अब आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमोहन और विदेश ने प्लास्टिक की कैन से पेट्रोल निकालकर कार के चारों ओर, सीटों पर और शव पर अच्छी तरह छिड़क दिया। फिर कार में आग लगा दी। कुछ ही पलों में पूरी कार आग की लपटों में घिर गई और जलने लगी। जलती कार को देखकर दोनों बाइक से वहां से फरार हो गए। आधी रात का समय था। सड़क पर से गुजरने वाली कुछ गाड़ियां वहां रुकीं, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी उसे बुझाने की हिम्मत नहीं कर सका। किसी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। करीब 15 से 20 मिनट बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, मगर तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। जब दमकल कर्मियों ने कार की जांच की तो उन्होंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति की जलने से मौत हो चुकी थी। मौके से फरार होने के बाद विदेश अपने घर चला गया, जबकि चंद्रमोहन ट्रेन से बेंगलुरु रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पहचान बदलने के लिए सिर के बाल और मूंछें मुंडवा ली। इसके बाद उसने अपने चतुर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए नितिन शर्मा के नाम से नई पहचान बनाई और फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए।
चंद्रमोहन ने अपने नए दस्तावेजों में अपना पता नलवा, हिसार, हरियाणा दर्ज करवाया। इसके बाद उसने अन्य नकली दस्तावेज भी बनवाए, जिनकी मदद से कुछ ही दिनों में होंडा टू व्हीलर कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। बेंगलुरु में छिपे रहने के दौरान वह लगातार फोन के जरिए प्रीति के संपर्क में बना रहा। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी नई पहचान सुरक्षित है, तो 7 जून को वह उसे दिल्ली ले जाने के लिए रवाना हो गया। पहले से ही दोनों के बीच योजना बन चुकी थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक जून की रात 8 बजे प्रीति ने घर से निकलते समय ऐसा नाटक किया जिससे लगे कि उसका अपहरण हो गया है। जैसे ही वह बाहर निकली, हल्की चीख मारी ताकि घर वालों को लगे कि कोई जबरदस्ती उसे ले जा रहा है। संयोग से उसी समय बिजली चली गई, जिससे माहौल और भी नाटकीय हो गया। इस तरह सभी को विश्वास हो गया कि उसका सच में अपहरण कर लिया गया है, जबकि असल में वह खुद अपनी मर्जी से भागी थी। पुलिस ने रिमांड के दौरान जब उससे पूछा कि उसने संत राम को फोन क्यों किया था, तो उसने बताया कि वह गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इसी मकसद से उसने पीसीओ से फोन करके भ्रम फैलाने की कोशिश की कि लड़की उसके पास सुरक्षित है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही गलती उसकी गिरफ्तारी का कारण बनेगी। पुलिस ने उसी फोन कॉल को आधार बनाकर खोजबीन शुरू की और सुरागों को जोड़ते हुए बेंगलुरु तक पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस ने विदेश को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वह इस पूरी साजिश में शामिल था। सबूतों के आधार पर जब तीनों को अदालत में पेश किया गया, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनसे गहराई से पूछताछ हुई और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। 28 अक्टूबर 2019 को अदालत के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा दी। चूंकि प्रीति को इस अपराध की जानकारी थी, लेकिन उसने इसे छिपाए रखा, इसलिए उसे 6 महीने की सजा मिली। हालांकि वह पहले ही जेल में यह अवधि पूरी कर चुकी थी, इसलिए उसे दोबारा जेल नहीं भेजा गया। वहीं विदेश को सबूतों के अभाव में अदालत ने निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। यह घटना दर्शाती है कि झूठ, धोखा और अपराध कभी किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकते। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चंद्रमोहन ने न सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की, बल्कि अपने परिवार, समाज और कानून को भी धोखा दिया। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।